नमस्ते बच्चों। चलिए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं पाठ सोना। ठीक है। मैं पाठ का परिचय और सार बताती हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए इस पर। इसके बाद हम मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। सभी को मैसेज करो, क्लास ज्वाइन करेंगे। हाँ, ध्यान दो। पाठ का परिचय। सोना नामक इस पाठ में लेखिका ने अपने पालतू हिरनी का सजीव चित्रण किया है। इन्होंने कहीं से सुनी नहीं है, इन्होंने जिस हिरनी को पाला था उसी के बारे में अपना अनुभव हम लोगों से उन्होंने साझा किया है। सोना अपनी चंचलता से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। एक तो हिरण थी, छोटी सी थी, उसके बाद भी बहुत चंचल थी। हिरण प्राणी वैसे ही पशु चंचल होते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने जीव जंतुओं के प्रति दया भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। हम सब, आपके घरों में भी बहुत लोगों ने, आप लोगों ने जानवर पाल रखे होंगे, पालतू जानवर। मैंने देखा भी है, आपने दिखाया भी है बड़ी खुश होकर। तो उसे आप बहुत प्रेम पूर्वक अपने साथ रखते हो, उसके खाने पीने का, उसके रहने के स्थान का बहुत अच्छे से प्रबंध करते हो। तो लेखिका ने भी हिरनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, उसके पालन पोषण में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर भी हिरनी एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिससे इनका मन बहुत दुखी हो गया था। उसी को इन्होंने हम सब के साथ एक कहानी के माध्यम से साझा किया है। अब पाठ के सारांश पर ध्यान दीजिएगा। लेखिका को सोना नामक हिरनी की अचानक याद आने का कुछ कारण है। उसके एक परिचित की पौत्री द्वारा किसी हिरनी का उल्लेख करना। यह लड़की अपने बड़े होते हिरण को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती थी जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे। पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हुए लोग पाए जाते हैं। कई बार आप देख रहे हो कि सड़क पर कुत्ते सो रहे हैं, उसको बेवजह पत्थर मार देना, लात से मार देना, या उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ा के गुजार देना। तो ये सब बेवजह परेशान करते हैं जानवरों को। ये नहीं समझते कि उनके अंदर भी वही पीड़ा है जो हमारे अंदर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये उनके परिचित की पौत्री जो थी, वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना हिरण सौंपना नहीं चाहती थी जो उसके साथ दुर्व्यवहार करे। हिरण का भी मांस खा जाते हैं लोग, लेकिन हिरण जैसे जानवर को हम अपने घर में या आप जिस फ्लैट में रहते हो उसमें नहीं पाल सकते हैं। वो इतना बड़ा जानवर हो जाता है, उसको दौड़ भाग करने के लिए ज़रूरत चाहिए होती है ज़्यादा वो जंगली पशु है, डोमेस्टिक नहीं है, वो घरेलू पशु नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा स्थान खोजा जहां उसको अच्छे से रहने के लिए जगह मिल सके, उसकी देखभाल हो सके, उसे किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। उसने लेखिका से यह प्रार्थना भी की थी कि वह हिरण को अपना ले। सोना भी इसी प्रकार अचानक शैशवावस्था में, या छोटी सी
शैशवावस्था में लेखिका को मिली थी, वो बहुत सुंदर थी। सभी उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा जैसा जैसे नाम उसका परिचय बन गए। सोना का मुंह इतना छोटा था कि शीशी के निप्पल से उसे दूध पिलाने में भी परेशानी होती थी। धीरे धीरे वह दूध पीना और बोतल पहचानना भी सीख गई। रात में वह लेखिका के पास आकर बैठ जाती। कुछ दिनों में वह उस स्थान को गंदा न करना सीख गई। ये पशुओं को सिखाना पड़ता है कि वह जहाँ बैठ रहा है वहाँ गंदा न करे। अपने कार्यकलाप के कारण वह छात्रावास की छात्राओं की साथिन बन गई थी। यानी कि हिरण जो थी वह छात्राओं से दोस्ती कर ली थी, उनके मित्र बन गई थी, उनके साथ साथ घूमती रहती थी, उनके बीच में वो बेधड़क चली जाती थी। उसको कोई डर भय नहीं होता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो या कोई मेरे कान उमेड़ दे, कोई मुझे एक थप्पड़ लगा दे, इस बात का उसे डर नहीं होता था। वो बेधड़क उनके बीच जाना आना करती थी, घूमती थी। जैसे हमारे घरों में पलने वाले पेट नहीं सोचते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, हमारे साथ वो घूमते रहते हैं। सवेरे दूध पीकर और भीगे चने खाकर वह कंपाउंड में चारों ओर चौकड़ी भरती, फिर मेस में नाश्ता करने पहुंच जाती। उसे बिस्कुट खाना ही पसंद था। वह कुछ देर दूब चरती। दूब किसे कहते हैं? घास। खूब मुलायम से घास को दूब कहते हैं। ऊपर का हिस्सा खूब मुलायम होता है। और उस पर लौट कर लेखिका के भोजन के ठीक समय पर आ जाती और कुछ रोटी और चावल खाती, पर उसे कच्ची सब्जियां ही अधिक पसंद थी। देखो, जंगली पशु है, वो मनुष्य के साथ घर में तो रहने लगा, घर के भोजन का भी आनंद वो लेने लगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर जो स्वाद है प्राकृतिक रूप से वो किसकी होगी? घास पत्ते कच्ची सब्जियों की। सोना को छोटे बच्चे अधिक पसंद थे, जिनके साथ वह घंटों खेला करती थी। कि जैसे बच्चे खेलते होंगे वैसे वो भी खेलती है। दोनों को ये समझ में नहीं आता, छोटे बच्चों को भी ये समझ में नहीं आता कि ये पशु है तो मेरे जैसा नहीं है, पशु को भी ये समझ में नहीं आता है कि ये जिसके साथ हम खेल रहे हैं ये मेरे जैसा है कि नहीं है। सोना जब लेखिका के पास आई तो उसके कुत्ते, बिल्ली, कुतिया सभी रुष्ट हुए, परंतु सोना कुछ ही समय में सभी की सहेली बन गई। यानी कि सोना के आने से पहले भी वहां विभिन्न प्रकार के पशु का वास था। जैसे आपके घर में कोई एक नया आदमी रहने के लिए आ जाए तो थोड़ी देर के लिए आपके मन में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, आप असहज हो जाते हो। आपके माता पिता उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो जाती है। वैसे ही यहाँ जो पशु पहले से रह रहे थे उनके मन में सोना के प्रति ईर्ष्या के भाव जागते हैं। यानी कि उसको देख के कोई घुर्रा रहा है, कोई उस पर झपटना चाहता है, कोई उसको देखकर किनारे हो जा रहा है, यानी कि सभी असहज हो रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया? सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता कर ली। वह लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते उसके पीछे दौड़ लगाते। साल भर में ही सोना शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। शावक मतलब छोटा सा बच्चा, लेकिन अब वो सयानी हिरणी दिखाई देने लगी थी, उसके शरीर में परिवर्तन आने लगा। उसका वर्ण तांबे जैसा, टांगे सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक। ग्रीवा अधिक लचीली। ग्रीवा किसको बोलते हैं? गर्दन को। ग्रीवा अधिक लचीली, आंखों में नीलम के बल्बों सी उजली विद्युत चमक उठी। अब उसे जंगल और अपनी जाति की याद सताने लगी। अब उसको समझ में आ गया कि मेरे साथ जो पशु रह रहे हैं यहाँ वो मेरे जैसे नहीं हैं, यानी कि ये मेरे जाति के नहीं हैं, ये मेरी तरह चौकड़ी नहीं भर पाते हैं, ये मेरी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनका गंध मुझसे अलग है। अब उसको समझ में आने लगा कि मैं हिरण हूँ,
ना मैं बिल्ली हूं ना मैं कुत्ता हूं। वह सोने मैदान में गर्दन ऊंची कर किसी की प्रतीक्षा करती, यानी कि उसे ऐसा लगता कि किसी भी तरफ से, दाएं से बाएं से, सामने से, कहीं से भी मेरे जैसे और हिरण आ सकते हैं। ऐसे में उसका मन शैशव के साथियों और उछल कूद में न लगता, यानी कि अब वो बड़ी हो गई तो बचपन में जिन पशुओं के साथ वो खेल कूद कर रही थी वो पशु अब उसे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। उनके साथ अभी भी वो खेल लेती थी, लेकिन उसका मन उनके साथ नहीं लगता था। इसी बीच फ्लोरा नामक कुतिया ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी में 4 पिल्लों को जन्म दिया। वह उनकी देखभाल में लगी रही। जब सोना ने फ्लोरा को इन छोटे जीवों से घिरा देखा तो वह चकित रह गई, यानी कि अब और भी छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे जानवर क्या हैं, वो चकित आंखों से देखती थी कि ये क्या है, कहां से आए हैं। तब से वह उन पिल्लों के बीच जाकर लेट जाती और फ्लोरा निश्चिंत होकर बाहर चली जाती। अब इसे ऐसा लगा कि ये जो मेरी सखी है इनके बीच में लेट जाती है तो मुझे भी लेट जाना चाहिए। इसके दिमाग में कुछ ऐसा आया और ये जाकर उन पिल्लों के साथ लेट जाती। वह सोना के स्नेही और अहिंसक स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। कुछ बड़े होते ही बच्चे भी सोना के साथ साथ घूमने लगे। समय बीतने के साथ ही सोना की शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की घड़ियां लौट आई, यानी कि थोड़ा सा उसका मन बहल गया, थोड़ा परिवर्तन महसूस हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वैसे ही उसको लगने लगा कि नहीं, इनके साथ हम नहीं खेल सकते क्योंकि ये मेरे जैसा खेल खेलने वाले प्राणी नहीं है। उसी साल लेखिका का बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। वह भक्तिन, अनुरूप और फ्लोरा को अपने साथ ले गई। छात्रावास बंद होने के कारण उसकी गतिविधियों में बाधा पड़ गई। पैदल आने जाने में ही गर्मी की छुट्टियां बीत गई थी। ऐसे में 2 जुलाई को जब लेखिका लौटी तो सारे जीव जंतुओं के बीच सोना नजर नहीं आई। लेखिका जब लौट के आई तो उनके सभी पशु उनके सामने आए, लेकिन कोई नहीं आया। तो कौन था, कौन था जिसे वो नहीं देख पाई? सोना। सोना उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। माली की आंसुओं से भरी आंखों से लेखिका ने सब कुछ जान लिया। लेखिका के जाने के बाद छुट्टी पड़ जाने से माली ने उसे रस्सी में बांधना शुरू कर दिया था। अब भला बताओ, हिरण को कोई रस्सी में बांध कर रख सकता है? वो तो ऐसा उछाल मारने वाला प्राणी है। एक दिन वह बंधन की सीमा भूलकर इतना जोर से उछली कि रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, ये उसके समझ में नहीं आया और उसने बहुत ऊंची उछाल मार दी और रस्सी, क्योंकि उसके साथ उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाया, उसको खींचकर नीचे पटक दिया। उसकी अंतिम सांस और उछाल थी। सब उसे मृत शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए। इसके बाद लेखिका ने हिरण न पालने का निश्चय किया, पर उसे फिर हिरण पालना पड़ा। ठीक है, जो भी हम आप जो भी हो, अपने घर में जो पेट को रखते हैं, पालतू पशुओं को रखते हैं, उसके साथ हमारा बड़ा भावनात्मक संबंध बन जाता है। उसको अगर तकलीफ पहुंचती है तो हम भी परेशान और दुखी हो जाते हैं। उसके तकलीफ को दूर करने की हर संभव कोशिश में हम जुट जाते हैं। और ऐसे में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे चारों ओर सूनापन, खालीपन आ जाता है। हमारा मन दुखी हो जाता है, जैसे हमारा कोई अपना ही चला गया हो। तो आपने देखा कि लेखिका ने एक हिरण के फिर एक नए हिरण को लाने के पहले बीते हुए घटना को याद करके हमारे साथ उन्होंने साझा किया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रश्न पर ध्यान दें।
उत्तर देंगे आप। गद्यांश में किसके मुख का वर्णन है? अच्छा, मैं गद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते देखने लगती, मानो कूदते फांदते हुए वह भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। बोतल को देखकर आवाज में कुछ गड़बड़ी आ रही है। सार्थक, अपना माइक बंद करो बेटा। अब प्रश्न के उत्तर देना। गद्यांश में किसके मुख का वर्णन है? सोना के मुख का वर्णन है। उसे पीना क्यों नहीं आता था? उसका मुख बहुत छोटा था। बहुत छोटा सा था। धीरे धीरे उसमें क्या बदलाव आ गए? वह दूध की बोतल पहचानने भी लगी। वह दूध की बोतल देखते ही समझ जाती कि अब उसको दूध मिलने वाला है। वह भक्तिन के पास क्यों आती थी? क्यों आती थी? भक्तिन के हाथ में बोतल देखते ही पहचान जाती और दूध मिलने की उम्मीद से उसके पास चली आती थी, है ना। अब दूसरा अनुच्छेद ध्यान से सुनो। उसे उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। प्रश्न देखो, सोना को कौन अधिक प्रिय थे? सोना को छोटे बच्चे। बच्चों का खेल कैसा था? कैसा था? सर्कस जैसा। हाँ, ठीक है, सर्कस जैसा था। गद्यांश में पुनरुक्त शब्द छांटकर बताइए, मतलब 2 बार जिस शब्द का प्रयोग हुआ है। सोना 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 और दूसरा कभी कभी कभी। कभी ठीक है। अगला गद्यांश सुनो। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। रुष्ट का मतलब नाराज होना। परंतु सोना ने थोड़ी ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। सख्य मतलब दोस्ती, मित्रता, सखा सखी सख्य, ठीक है। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते।
कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वो गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ने लगते। यानी कि लेटे लेटे वो अचानक उठकर भाग जाती थी, सब गिर जाते और फिर सब उसके पीछे दौड़ने लगते थे। कल्पना करो तो ये दृश्य कितना अच्छा लगेगा देखने में। प्रश्न देखो, गोधूली, हेमंत, वसंत आदि कौन है? कुत्ते बिल्ली। कुछ समय बाद क्या बदलाव आया? सब सोना के दोस्त होने लगा। सोना ने सबके साथ सख्य स्थापित कर लिया। सोना ने सबके साथ सख्य स्थापित कर लिया, सबसे उसकी मित्रता हो गई। सोना उनके साथ किस प्रकार खेला करती थी? सोना घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलने कूदने लगते। सोना अचानक क्या करती थी? सोना अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाती। अगला गद्यांश देखो, संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जगने लगा था। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। शैशव के साथियों और उनके उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ अधिक हो जाते थे। उपर्युक्त गद्यांश में उसमें शब्द किस लिए आया है, किसके लिए? सोना के लिए। अब उसमें क्या परिवर्तन आने लगे थे? वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट का इंतजार करते रहते थे। हाँ, वह अपनी मनोदशा कैसे अभिव्यक्त करती थी? कैसे अभिव्यक्त करती थी? अभी किस प्रश्न का उत्तर दिए थे? अब उसमें क्या परिवर्तन आने लगे, उसका उत्तर जो दिया था वो उत्तर यहाँ पर आएगा। पहले वाले प्रश्न के उत्तर में आएगा, सोना अब शावक से हिरनी बन गई थी। वह अपनी मनोदशा को अभिव्यक्त करने के लिए प्रायः सूने मैदान में गर्दन ऊंची करके किसी आहट की प्रतीक्षा करती। प्रश्न सुनो, वासंती हवा उस पर क्या प्रभाव डालती थी? वासंती हवा उस पर क्या प्रभाव डालती थी? वासंती हवा बहने पर यह मुख प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। ठीक है। उसकी इस दशा को कैसे पहचाना जा सकता था? कैसे पहचाना जा सकता था? अब उसका उछल कूद में पहले जैसा मन नहीं लगता। उसका उछल कूद में पहले जैसा मन नहीं लगता और सदैव उसके मन किसी की प्रतीक्षा में
अटके रहते थे, उसे लगता था कि कोई आने वाला है जो उसके ही जैसा होगा। अब मुख्य प्रश्न, आप प्रश्न पढ़िए, मेरे पास कुछ अलग ही प्रश्न होंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्न पर ध्यान दे लेते हैं। सोना की स्मृति का कारण क्या था? सोना की स्मृति का कारण क्या था? ध्यान से सुनो। उसका ऑप्शन, उसकी यादें, बसु की पौत्री द्वारा लिखा पत्र, हिरण पालने की अभिलाषा, माली द्वारा सोना की याद दिलाना। क्या था? बसु द्वारा लिखा गया पत्र। बसु की पौत्री द्वारा लिखा गया पत्र। आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। यहाँ कोमल प्राण जीव कौन है? गिलहरी का बच्चा, गाय का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, हिरण का बच्चा, कौन है? हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा। सोना भक्तिन के पास कब आती थी? दूध देखकर, बोतल देखकर, सब्जियां देखकर, लेखिका के पास भक्तिन को बैठा देखकर। बोतल देखकर, ठीक है। सोना को इनमें से मेस में क्या खाना सर्वाधिक पसंद था? बिस्कुट, रोटियां, चावल, पकी सब्जियां। बिस्कुट। इनमें से गोधुली किसका नाम है? हिरनी, गिलहरी, बिल्ली, गाय। बिल्ली। लेखिका द्वारा पाले गए अन्य जानवर सोना को पहली बार देखकर क्या हुए? संतुष्ट, रुष्ट, परिपुष्ट, आकृष्ट। रुष्ट, नाराज हो गए। लेखिका ने इनमें से कौन सा पशु पक्षी नहीं पाला था? कुत्ता, हिरण, कबूतर, बिल्ली। कबूतर। सोना की मूक प्रतीक्षा कब अधिक मार्मिक हो उठती थी? शीतल हवा बहने पर, सर्द हवा बहने पर, गर्म हवा बहने पर, वासंती हवा बहने पर। ठीक। फ्लोरा किसके संरक्षण में बच्चों को छोड़कर आश्वस्त हो जाती थी? हेमंत, गोधुली, सोना, वसंत। सोना। लेखिका प्रवास में कम ही रहती हैं, इसका कारण है उसके द्वारा पाले हुए जीव जंतु, नौकरों पर अविश्वास, छात्रावास की जिम्मेदारियां, उसकी वृद्धावस्था। देखकर बताना। पालतू जीवों के कारण। सोना की मृत्यु की खबर लेखिका को इनमें से किसने दी थी? चौकीदार ने, माली ने, चपरासी ने, छात्राओं ने। माली ने। ठीक है, आज यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि अभी दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है। ओके। हाँ, लीव कर जाओ तुम लोग।